नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 27 जनवरी है और आज भी हम रोज़ की तरह 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है। और इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, टेलीग्राम पर फॉलो करें और इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ, ताकि आप बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शंस हैं चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। और जिन लोगों ने भी इसका आंसर बेंगलुरु लगाया है बिल्कुल सही है। और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर किया कीजिए ताकि हमारा रिवीजन पीछे का होता रहे कि हमने पीछे अभी तक कितना करंट अफेयर्स कवर किया है। ये केवल आपके लिए अभी ही नहीं बल्कि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि रिवीजन करना किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में बेंगलुरु आंसर दिया है बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसे किस अधिनियम के स्थान पर लागू किया गया था? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को भारत शासन अधिनियम 1935 के स्थान पर लागू किया गया। इस अवसर पर हम 26 जनवरी को प्रति वर्ष देश भर में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। तो भारत संविधान में भारत शासन अधिनियम का स्थान लिया भारत के संविधान ने, और इस संविधान को जो स्वीकृति मिली थी वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन इसे जो लागू किया गया वो 26 जनवरी को लागू किया गया। 26 जनवरी को लागू करने का कारण यह रहा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, जिस कारण 26 जनवरी को पूरे देश में संविधान को लागू किया गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति मिलने के कारण प्रति वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ देखें तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसमें वर्तमान में अभी 448 अनुच्छेद, 25 भाग और इसके साथ साथ 12 अनुसूचियाँ भी शामिल हैं। तो कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के कई हिस्से विश्व के भिन्न भिन्न देशों से प्रभावित हुए हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान इत्यादि इन देशों से भारत का संविधान प्रभावित हुआ है। उनके कई हिस्सों को हमने अपने संविधान में लिया है। जैसे यूनाइटेड किंगडम से देखें तो संसदीय शासन व्यवस्था है, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स है, निर्वाचित राष्ट्रपति की उपस्थिति है, जर्मनी से आपातकाल के दौरान निलंबन है मूल अधिकारों का, आयरलैंड से DPSP इत्यादि चीज़ों को हमने लिया है। तो इसी प्रकार हमने इन देशों से कुछ चीज़ों को देखा, सीखा और अपने संविधान में रखा है। तो हम भारतीय संविधान को भारत शासन अधिनियम के स्थान पर लाया गया और संविधान सभा ने संविधान को जो मंजूरी प्रदान की वो कब की थी? 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया था और जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो वीडियो का अगला प्रश्न है हमारा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है PV नरसिम्हा राव, त्सेरिंग तोब्गे जो कि भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, शिंजो आबे जापान के,
और लतीफ़ुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें आंसर होगा शिंजो आबे। शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार समारोह का जो आयोजन किया गया वो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस प्रकार 2021 में पद्म पुरस्कारों के लिए राष्ट्रपति ने 119 लोगों को मंजूरी दी, 119 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ देखा जाए तो इस 119 में 7 पद्म विभूषण हैं और 10 पद्म भूषण हैं और 102 पद्मश्री पुरस्कार हैं इस 119 पुरस्कारों में टोटल। तो इसके अतिरिक्त देखें तो महिला पुरस्कार विजेताओं की संख्या इसमें कितनी रही? 29, यानी 29 जो पद्म पुरस्कार जो दिए गए वो 29 महिलाओं को दिए गए। और विदेशी श्रेणी में देखें तो 10 विदेशी लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ 16 ऐसे पुरस्कार रहे जो मरणोपरांत दिए गए और एक पुरस्कार जो प्रदान किया गया वह पुरस्कार एक ट्रांसजेंडर अवार्ड के लिए दिया गया, एक ट्रांसजेंडर को प्रदान किया गया। तो पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और ये इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में दिया जाता है। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो भारत में 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, जैसे कि भारत रत्न है। उसके बाद ये 3 पुरस्कार आते हैं सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वह पुरस्कार कौन कौन से? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये पुरस्कार कला, सार्वजनिक मामले, सामाजिक कार्य, व्यापार, उद्योग, विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल या नागरिक सेवा सहित विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत जो की गई थी वो 1954 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई थी। तो इसी प्रकार देखें तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो भारतीय गणराज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, क्योंकि पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद जो क्रम में आता है वह पद्म विभूषण आता है। इस प्रकार देखा जाए तो 2 जनवरी 1954 को इसे स्थापित किया गया था और ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो 1954 में पहले जो व्यक्ति रहे सत्येंद्र नाथ बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, नंदलाल बोस इस पुरस्कार को प्रदान करने वाले प्रथम विजेता बने थे। तो अभी 2021 में जो 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, शिंजो आबे हैं, SP बालासुब्रमण्यम तमिलनाडु से आते हैं, संगीतकार थे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र से आते हैं ओडिशा राज्य से। इसी प्रकार बेले मोपन्ना हेगड़े जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से आते हैं कर्नाटक राज्य से, और BV लाल और अन्य पुरातत्व से आते हैं, आर्कियोलॉजी से आते हैं जो कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। और इसी प्रकार नरेंद्र सिंह कापानी, इनको मरणोपरांत दिया गया, विज्ञान और इंजीनियरिंग से हैं। ये अमेरिका के निवासी हैं परंतु मूल रूप से यह भारतीय निवासी है, भारतीय मूल के व्यक्ति थे। और इसी के साथ मौलाना बहीउद्दीन खान आध्यात्मिक क्षेत्र से आते हैं जो कि दिल्ली से हैं। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शंस हैं नाग MG, आकाश NG, त्रिशूल, नागार्जुन। तो इसका आंसर होगा आकाश NG, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का अभी सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर DRDO द्वारा किया गया, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और ये मिसाइल हवाई खतरों को रोक सकती है। जो इस मिसाइल को अभी भारतीय वायुसेना की रक्षा प्रणाली में को बढ़ावा देने के लिए इसका परीक्षण किया गया, सफल परीक्षण किया गया। और आकाश NG यानी कि आकाश न्यू जनरेशन मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। और इसको विकसित किसने किया है? इसको विकसित किया है DRDO ने। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं
विकास संगठन ने इसको विकसित किया है, जो कि भारत में रक्षा उत्पादों से संबंधित रक्षा उत्पादों के लिए जिम्मेदार है, उसके उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ साथ इस मिसाइल की जो ऊंचाई है, क्षमता है, वो 18,000 मीटर की ऊंचाई पर ये 50 से 60 किलोमीटर दूर तक विमान को निशाना बनाने की क्षमता रखती है। इसके साथ साथ इस मिसाइल को लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल या हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है, बेअसर किया जा सकता है इसका उपयोग करके। और यह मिसाइल अभी भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों में अभी संचालित की गई है। इसमें जो उपयोग किया गया है वो इंटीग्रेटेड रैमजेट रॉकेट प्रणोदक प्रणाली का उपयोग किया गया है। इससे पहले अगर एक दृष्टि डालें तो दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर आधारित कैबिनेट समिति ने आकाश मिसाइल सुरक्षा प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की थी, जो कि विदेशों में हम जो हमारे पड़ोसी देश हैं या दूसरे देश हैं उनको आकाश मिसाइल को निर्यात कर सकते हैं, उनको हम अपने यहाँ से बेच सकते हैं। तो इस पर अभी आकाश के निर्यात के लिए आकाश में जो दिलचस्पी दिखाई है, अपनी रुचि दिखाई है कुछ देशों ने, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्य रूप से देश हैं, जैसे फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम या दक्षिण पूर्व एशिया के। इसी प्रकार यूएई और बेलारूस इन देशों ने भी आकाश मिसाइल प्रणाली में अपनी रुचि दिखाई है और भारत से इसे भविष्य में ये खरीदेंगे। रैमजेट रॉकेट एक प्रकार से ब्रीदिंग इंजन का एक रूप है, जो कि वायु को संपीड़ित करके फ्यूल को जलाया जाता है इंजन में। जैसे कि इस क्षेत्र से वायु जो इसका क्षेत्र है, यहाँ से वायु प्रवेश करती है इसके अंदर, और ये क्षेत्र संकरा होता है जब इसके अंदर प्रवेश करती है, जिसके कारण वायु का कंप्रेशन होता है, संपीड़ित होती है और बहुत ही तीव्र गति से यहाँ कंबशन चैम्बर में प्रवेश करती है। यहाँ पर फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, ईंधन को डाला जाता है, जो कि बहुत आग उसमें जलती है, जिसकी वजह से ऊर्जा जनरेट होती है और इस इंजन से निकलने वाली ऊर्जा से गति प्रदान होती है। तो इस रैमजेट मैक 3 रैमजेट की जो गति है वो मैक 3 है। मैक 3 का मतलब होता है कि ध्वनि की गति से 3 गुना, यानी कि ये ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक तेज़ी से चल सकती है। इसके आसपास ये सुपरसोनिक गति का सबसे कुशलता से काम करती है, यानी कि जो रैमजेट इंजन है जिसका उपयोग किया जाता है वो सुपरसोनिक मिसाइल है और इसकी अधिकतम जो गति है वो मैक 6 तक है। मैक 6 यानी कि ध्वनि की गति से 6 गुना गति इसकी हो सकती है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि अभ्यास एमफैक्स 21 का आयोजन किया गया। ऑप्शन है अरब सागर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या दक्षिण चीन सागर। तो इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अभी हाल ही में एमफैक्स 21 का आयोजन किया गया है। एमफैक्स 21 का आयोजन किया गया है और इस का उद्देश्य जो है वो त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास है, यानी कि इसको तीनों जगह पर स्थल, जल और नभ तीनों ही सेनाओं के द्वारा किया गया, जो कि अभी 21 से 25 जनवरी के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा और भारत की क्षमताओं को मजबूती प्रदान करना है। इसी के साथ एमफैक्स 21 के साथ कवच अभ्यास को भी शामिल किया गया, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किया गया है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में इनइक्वलिटी वायरस शीर्षक ने अपनी रिपोर्ट किसने जारी की है? शीर्षक से अपनी रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र या ऑक्सफेम। तो इसका आंसर होगा ऑक्सफेम। ऑक्सफेम ने अभी हाल ही में द इनइक्वलिटी वायरस शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। द इनइक्वलिटी वायरस शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार महामारी ने अर्थव्यवस्था की गति को रोक दिया है और इसके कारण भारत की जो एक स्थिति है इसमें कई लाख भारतीयों को नौकरियों से अपने हाथ धोना पड़ा है। इसके साथ साथ इस लॉकडाउन में भारत में जो सबसे अमीर अरबपति हैं
उनकी आय में तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जो कि 35% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन इसी प्रकार देखा जाए तो भारत जो है अर्थव्यवस्था में अब विश्व में इसका 6ठा स्थान हो गया है, जो कि कुछ समय पहले 5वें स्थान पर पहुंचा था, जो कि अभी फिसल का 6ठे स्थान पर आ चुका है, जो कि अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद ये दुनिया का 6ठा अर्थव्यवस्था बन गया है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किस अर्धसैनिक बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया? ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। ऑप्शन है BSF, CISF, CRPF, SSB। तो इसका आंसर होगा BSF। सीमा सुरक्षा बल ने अभी ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के उद्देश्य से ये एक अभ्यास शुरू किया है। घुसपैठ को रोकने के लिए, जो घने कोहरे की वजह से घुसपैठ होती है उससे सतर्कता बनाने के लिए और उसे रोकने के लिए शुरू किया, जो कि 21 जनवरी से 27 जनवरी तक रहा। और BSF के ये ऑपरेशन जो है वो नियमित रूप से अभ्यास के रूप में BSF इस ऑपरेशन को करता रहता है। इसी प्रकार गर्मियों के मौसम में ऑपरेशन गर्म हवा भी चलाया जाता है, जो कि इसी प्रकार की अभ्यास नियमित अभ्यास के रूप में उसे किया जाता है। BSF की स्थापना 1965 में की गई थी और इसका आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका आदर्श वाक्य है। वर्तमान महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना BSF के वर्तमान महानिदेशक हैं। तो इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किस राज्य ने उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 24 जनवरी 2021 को राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत की है। और इस ऐप में युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी। तो उत्तर प्रदेश दिवस के समारोह जो कि 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चला, वह उत्तर प्रदेश दिवस 2021 का जो विषय रहा, वह विषय क्या रहा? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला, युवा, किसान, सभी का विकास, सभी का सम्मान, ये इसका उद्देश्य रहा है और विषय रहा है किसका? उत्तर प्रदेश समारोह का, उत्तर प्रदेश दिवस 2021 का विषय रहा है। तो उद्यम सारथी ऐप में राज्य और केंद्र सरकार सहित विभिन्न विभागों के क्षेत्रों में कहीं भी किसी भी तरीके के समय, व्यापार और अवसरों के बारे में डेटा का विविध विवरण होगा इस पर। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना के तहत इसे लॉन्च किया गया है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना के तहत इसे लॉन्च किया गया है। तो चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं V संतोष बाबू, श्याम नारायण सिंह, पिंटू कुमार सिंह या अरशद खान। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप लोगों के 50 लाइक आने चाहिए, जो कि हमारा टारगेट है कि हम इस वीडियो पर 50 लाइक ज़रूर प्राप्त करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो 50 लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। तो इसका आंसर होगा B संतोष बाबू। तो अभी बिहार रेजिमेंट 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर रहे कर्नल V संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अभी 26 जनवरी को गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है इन अवार्ड्स को, वीरता अवार्ड्स को, जिनमें परमवीर चक्र प्रमुख महाचक्र हैं और इसमें इनको सम्मानित किया गया। और ये जो चक्र है परमवीर चक्र है, जो कि गलवान घाटी में हुए एक दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। गलवान घाटी में हम जानते हैं कि चीन और भारत के मध्य जो स्टैंड ऑफ हुआ, उसमें हुई झड़प में V संतोष बाबू की मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ ये शहीद हुए V संतोष बाबू। कहाँ? गलवान घाटी में, जो कि लद्दाख में है, जिसमें इनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा बन गया है? यानी कि विश्व में पहला स्थान किस देश का हो गया है जो सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्राप्त करता है? तो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा चीन। चीन विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला, FDI प्राप्त करने वाला शीर्ष देश बन गया है। और अभी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन
ट्रेड एंड डेवलपमेंट के जो हालिया आंकड़े हैं उसके अनुसार ये पाया गया कि वर्ष 2020 में FDI को पाने वाला विश्व का पहला स्थान, शीर्ष स्थान रखने वाला देश जो है वो कौन बना? चीन बना। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ा है इस रेस में, और अमेरिका जो है वो दूसरे स्थान पर आ गया है, जो कि पहला स्थान था कभी FDI का, किसको? अमेरिका को। तो अभी FDI में पहला स्थान किसका है? चीन का है। तो इसी प्रकार देखें तो FDI क्या होती है? FDI की फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और हिंदी में से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। यानी कि जब किसी देश से भारत में निवेश व्यापार के उद्देश्य से आए, या किसी देश में व्यापार के उद्देश्य से निवेश आए जिसका उद्देश्य क्या हो? कारोबार के माध्यम से एक लंबे समय तक लाभ बनाने का हो, तो उसे FDI कहते हैं। यानी कि FDI भी दो प्रकार की होती है, एक ग्रीन FDI होती है और एक ब्राउन FDI होती है। ग्रीन FDI उन क्षेत्रों में आते हैं जो नई फैक्ट्रियां लगाते हैं, यानी कि ऐसा निवेश होता है जो विदेशों से आया, ऐसा निवेश होता है ग्रीन FDI जो भारत में आकर नई फैक्ट्री लगाएंगे, नया व्यवसाय शुरू करेंगे, एकदम नया होगा। वो किसी पहले से ही स्थापित किसी औद्योगिक क्षेत्र में निवेश नहीं करते हैं। जबकि ब्राउन FDI का जो उद्देश्य होता है वो भारत में ही उपस्थित पहले से ही किसी व्यापार में या किसी औद्योगिक क्षेत्र में वो निवेश करते हैं। तो ग्रीन FDI और एक ब्राउन FDI। ग्रीन FDI जो नई निवेश करते हैं, नया निवेश करते हैं और नई फैक्ट्री या नई संस्थाओं का स्थापना करते हैं, नए बिजनेस को शुरू करते हैं। ब्राउन FDI भारत में पहले से उपस्थित किसी भी बिजनेस में अपना निवेश करते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से दो प्रारूपों में विदेशी निवेश आता है, एक FDI होता है और एक FPI होता है। तो FDI को अभी हमने जाना कि जो विदेशों से लंबे समय के लिए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, भारत में इन्वेस्टमेंट होगा, उसे हम FDI कहेंगे। और इसी प्रकार FPI जो होता है वो भारत में शेयर बाजार में अन्य देशों से आए विदेशी निवेश को हम FPI कहते हैं। यानी कि जो हमारे शेयर बाजार हैं उसमें जो होने वाला निवेश है उसे हम FPI कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य शॉर्ट टर्म का होता है, लंबे समय के लिए इसमें निवेश नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें निवेश होता है। बहुत से लोग जो शेयर बाजार में विदेशों से आने वाला जो निवेश है शेयर बाजार में वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे ही बाजार ऊपर उठता है और लाभ बनता है, लोग अपना पैसा निकालते हैं और किसी और देश की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न और इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य में सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी हैं? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य ने अभी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य में 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने कुछ प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की, जैसे ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं की इन्होंने समीक्षा की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलते हैं रोज़ की तरह ही आज के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो आज के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जिसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर जरूर दीजिए, क्योंकि इससे आपके पीछे जो भी हमारे करंट अफेयर्स गए हैं उनसे ही प्रश्न हम उठाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं। और इसी बहाने आप लोग पीछे के करंट अफेयर्स को एक बार ज़रूर खोल के देखेंगे इस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। इससे आपका रिवीजन होगा, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रश्न आपके सामने है। अभी तक आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है पटना, भुवनेश्वर, लखनऊ, भोपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर जाना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। कहाँ? यूट्यूब पर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।